आज हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से बोन है, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बिना इसके समझे हुए बाकी सब चैप्टर नहीं अच्छा से समझ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इंटरलिंक्ड है। जब तक एक चैप्टर नहीं समझ में आएगा, दूसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, दूसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, तीसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, तो पूरा इंटरलिंक्ड है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चा इसमें परेशान रहता है कि वो ठीक से देखता नहीं है कोई चैप्टर। थोड़ा मोड़ा देखा और सोचा कि देख लिए हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़े, आगे फिर समझ में आना कम हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे और कम हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद लगता है कि ये बोझ है। तो इसीलिए जिसका अच्छा रहता है बहुत अच्छा रहता है, जिसका बेकार रहता है बहुत बेकार रहता है ऑर्गेनिक। तो इसको अच्छा करने के लिए यही है कि एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट डे से खूब शानदार टाइप से पढ़ना है, और डेली डेली एक बार रिवीजन करना है पीछे का पेज पलट पलट के। जैसे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे और फिर पीछे का एक बार रिवीजन करेंगे। दूसरा नंबर बात, सिर्फ याद ही नहीं करना होता है, इसमें तीनों चीज है। याद भी करना है, कंसेप्ट भी रखना है, और प्रैक्टिस भी करना है। अब कोई कोई बच्चा सिर्फ याद करके बोलता है हम सब चीज़ कर लिए सर, तब भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, सिर्फ याद करने से ही काम नहीं चलेगा। उसको जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी दिमाग में रखना होगा, और प्रैक्टिस भी करना होगा। मान लो तुम याद भी कर लिए, कंसेप्ट भी दिमाग में रखे, डेली डेली रिवीजन भी कर रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो पूरा खत्म बाजार। तो उसीलिए तीनों चीज में से एक चीज में भी कमी नहीं होना चाहिए। एक तो याद करना है कायदे से, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो वो तो बार बार रिवीजन पे खूब अच्छे से याद हो जाता है। दूसरा, कंसेप्ट रहना चाहिए। और तीसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली कंसेप्ट धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और जो याद रहता है उसका रिवीजन भी हो जाता है। तो ये तीनों काम करेंगे ना, तब जाके अच्छा रहेगा। नोमेनक्लेचर क्लास 11 में पढ़ाया जाता है ना, लेकिन क्लास 12 का बोर्ड में भी पूछता है। पहला तो ये इंटरलिंक्ड है, क्लास 12 में जितना भी चैप्टर है ऑर्गेनिक का वो सब तब समझ में आएगा जब नोमेनक्लेचर पढ़ रहेंगे अच्छे से तब। दूसरा, इससे डायरेक्टली बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है, और कंपटीशन तो है ही, फिक्स रहता है इसका पूछना क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, करेंगे ठीक रहेगा। सीक्वेंशियल वाइज अच्छे से पढ़ते रहते हैं ना, रेगुलर टाइप रिवीजन करते रहते हैं, तो फिर अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक अच्छा लगेगा। बोझ तब बन जाता है जब सीक्वेंशियल वाइज नहीं पढ़ता है, अगर ठीक से पढ़ता भी है तो फिर रिवीजन नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, ये सब चीज़ के कारण दिक्कत हो जाता है ऑर्गेनिक में। अदरवाइज अगर ठीक से किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं। नोमेनक्लेचर में ना, नोमेनक्लेचर जैसे ही आए ना तो दिल में आ जाना चाहिए नेमिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, तो नेमिंग किसका करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे। तो पहले हेडिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ही नोमेनक्लेचर टर्म सुनना, दिल में क्या जाना चाहिए, नेमिंग। अब नेमिंग ना दो तरह से यहाँ पे करेंगे, और जनरली ज़्यादातर आदमी का नाम भी दो तरह का होता है। एक तो घर का नाम, सोनू मोनू छोटू ये सब, और दूसरा बाहर का नाम, ऋषि किशोर कुमार, या फिर और कुछ या और कुछ ऐसे करके। कोई कोई का एक भी होता है, मेरा भी एक है, बहुत का एक होता है। अच्छा, कोई कोई का तीन चार भी होता है ना। इधर कोई दूसरे नाम से जाना जाता है, थोड़ा दूर आगे बढ़ोगे तो कोई दूसरे नाम से जाना जाएगा, फिर कोई दूसरे नाम से जाना जाएगा। तो उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के नाम से जाना जाता है, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेम को ही ट्रिवियल नेम बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना तरह से जाना जाता है, दो तरह से, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेम को ही क्या बोलते हैं, ट्रिवियल नेम बोलते हैं। जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो किससे पूछता है, आईयूपीएसी नेमिंग से। लेकिन थोड़ा सा हम लोग कॉमन नेम का भी झलक देखेंगे और फ्रेम भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कॉमन नेम से भी, ठीक है। तो जैसे ही नोमेनक्लेचर आए, दिल में क्या आ जाना चाहिए, नेमिंग। नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना तरह से करते हैं, तो दो तरह से, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग।
देखते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम में कुछ चीज हम लोग को फ्रेम रखना होगा। जैसे पहला नंबर फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स होता है वो फॉर्मिका होता है। ये फॉर्मिका कहाँ पाया जाता है? तो रेड एंट में, ललका चींटी में। और इसका फॉर्मूला HCOOH होता है। तो यही हमको सोर्स याद करना है और उसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है। कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन देके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेटिक एसिड। अगर स्ट्रक्चर याद है, खूब आराम से HCOOH टिक कर देंगे। तो अच्छे से याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड का सोर्स पूछेगा कोई तो फॉर्मिका। फॉर्मिका कहाँ पाया जाता है? रेड एंट में। और इसका स्ट्रक्चर HCOOH। दूसरा नंबर एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का सोर्स एसीटम। एसीटम कहाँ पाया जाता है? विनेगर में। ये खाने में यूज होता है। और स्ट्रक्चर इसका CH3COOH। ठीक है। तीसरा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का सोर्स पोर्टोपियन। पोर्टोपियन कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट फैट में पाया जाता है। नया नया जो चर्बी बनना स्टार्ट होता है उसमें पाया जाता है पोर्टोपियन। इसका स्ट्रक्चर तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो CH3 CH2 और COOH। फोर्थ ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड का सोर्स क्या होता है? ब्यूटाइरम। ब्यूटाइरम मक्खन में पाया जाता है। और ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है। पांचवा वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड का सोर्स वैलेरियन। वैलेरियन कहाँ पाया जाता है? सरब में, झाड़ी में। ये बहुत बार ना, जैसे कुछ पेड़ उड़ पे चढ़ने पे उसमें क्या होता है, काटने लगता है बदन में। तो वो क्या चीज के कारण? वैलेरिक एसिड रहता है उसमें, है ना। तो वो झाड़ी में पाया जाता है वैलेरियन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2 COOH। नेक्स्ट कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? इसका सोर्स क्या होता है? कैपर। कैपर बकरी में पाया जाता है। कभी भी बकरी से चटवा लोगे तो कैप्रोइक एसिड आ जाएगा यहाँ पे, उसमें कैप्रोइक एसिड आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 COOH। नेक्स्ट यूरिया। यूरिया का सोर्स यूरिन। कहाँ? यूरिन। यूरिन फर्स्ट फैट नहीं लिखना, सीधे यूरिन, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CO NH2। यूरिया का सोर्स सोयाबीन भी होता है। एक तो यूरिन और दूसरा सोयाबीन। वो जानकारी के लिए दिमाग में रखना, लिखना सिर्फ यूरिन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CO NH2। नेक्स्ट मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मैलम में। मैलम कहाँ पाया जाता है? सेब में। तो कभी भी सेब खाना, दिल में लाना, मैलिक एसिड है इसमें, ठीक है। मैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 COOH CHOH COOH। ये मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, CH2 COOH CHOH COOH। नेक्स्ट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का सोर्स क्या होता है? मीठू हुले। मीठू मतलब होता है वाइन। मीठू मतलब होता है वाइन, है ना। और हुले मतलब होता है वुड। हुले मतलब होता है वुड। तो ये लकड़ी से छेद के क्या निकाला जाता है? वाइन निकाला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? मीठू हुले बोलते हैं। मीठू हुले, मिथाइल अल्कोहल का सोर्स मीठू हुले। जैसे तार का पेड़ होता है और उससे छेद के जूस टाइप का निकाला जाता है, उसको तारी बोलते हैं। उसी तरह मीठू हुले, हुले नाम का लकड़ी होता है, उसे छेद के निकाला जाता है वाइन, है ना, जूस ही बोल सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे? मीठू हुले बोलेंगे। मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3OH। तो कॉमन नेम में इतना हम लोग को दिमाग में रखना है ना। पहला फॉर्मिक एसिड, फॉर्म ई नहीं कि पहला दूसरा तीसरा ही नहीं, बस कोई पूछे कि फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या, तो हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मिका। फॉर्मिका कहाँ पाया जाता है? तो रेड एंट में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो HCOOH। दूसरा एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का सोर्स क्या होता है? एसीटम। वो कहाँ पाया जाता है? विनेगर में, है ना। विनेगर सिरका को बोलते हैं, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH।
तीसरा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का सोर्स पोर्टोपियन, पोर्टोपियन कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट फैट में, उसका फॉर्मूला CH3CH2COOH। चौथा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड का सोर्स ब्यूटाइरम, ब्यूटाइरम कहाँ पाया जाता है, तो बटर में, उसका स्ट्रक्चर CH3CH2CH2COOH, है ना। पांचवा वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड का सोर्स क्या होता है, वैलेरियन, वैलेरियन कहाँ पाया जाता है, सरब में, झाड़ी में पाया जाता है, इसका फॉर्मूला CH3CH23COOH, है ना। छठा कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड का सोर्स कैपर, कैपर कहाँ पाया जाता है, बकरी में, उसका फॉर्मूला CH3CH24COOH। सातवां यूरिया, यूरिया का सोर्स यूरिन, है ना, यूरिन याद रखेंगे और साथ साथ दिमाग में रखेंगे सोयाबीन भी, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला NH2CO NH2। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का सोर्स मैलम, कहाँ पाया जाता है, एप्पल में, है ना। इसका फॉर्मूला क्या, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मैलिक एसिड का, CH2COOH, फिर CHOHCOOH। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का सोर्स मीठू हुले, मीठू मतलब वाइन, हुले मतलब वुड, इसका स्ट्रक्चर CH3OH। तो इतना अच्छे से दिमाग में रखेंगे कॉमन नेम। ऐसा नहीं है कि इतना ही कॉमन नेम है, इसके अलावा भी और बहुत सारा, आगे जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और सब चैप्टर तो बहुत सारा चीज सुनने को मिलेगा, लेकिन इतना का स्ट्रक्चर और सोर्स दोनों दिमाग में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ही मेन है। अभी पूरा चैप्टर जो चलेगा, जितना भी लेक्चर इसका चलेगा वो पूरा किसका, IUPAC नेमिंग का ही चलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन IUPAC नेमिंग से ही पूछा जाता है, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन नेम को इग्नोर करना, उसको भी फ्रेम करना, उसका भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा। जैसे देखो कोई आदमी का अगर एकदम सही से नाम लिखा जाए तो इस तरह से श्री राजकिशोर कुमार सिंह, तो ये नहीं कि इसका जो श्री है वो इधर उधर कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर ढांचा है कि कोई भी आदमी का नाम लिखना ना श्री या श्रीमती तो वो पहले रहना चाहिए, फिर नाम, फिर और कुछ रखे हुआ है ना। जैसे श्री राज तो राज लिख दिए, किशोर उसका पापा का नाम था वो भी टंका जोड़ दिया, है ना। फिर कुमार, फिर आगे कुछ लगा दिया टाइटल। तो ये सब ना इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजकिशोर कुमार श्री सिंह, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, जब नाम लिखते हैं ना तो कहाँ पे क्या रहेगा ये पता होना चाहिए। उसी तरह ना जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इसमें भी ये नहीं कि कोई चीज इधर से उधर कर देंगे तो बहुत बेकार लगेगा। उस आदमी का नाम अगर तुम राजकिशोर कुमार श्री सिंह बोलोगे तो बहुत बुरा लगेगा उसको। उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम पूरा पैटर्न पे बैठाना होता है। अगर इधर उधर करोगे तो चेक करने वाला को बुरा लगेगा, जब चेक करने वाला को बुरा लगेगा तो काट के 0 मिलेगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होता है IUPAC नेमिंग का। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे सिंपली तुमको फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर में सबसे मेन पार्ट होता है वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट, ठीक। इससे जो पहले इधर में जो बोलते हैं इसको प्रेफिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में सुने होंगे प्रेफिक्स बोलते हैं। और इससे जो इधर होता है इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। एक बार और, बीच में वर्ड रूट, एकदम अच्छे से फ्रेम करते जाओ। ये क्या हो गया, वर्ड रूट। इसके पहले कोई चीज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स। इसके बाद में कोई चीज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, ठीक। तो सुनना स्ट्रक्चर, वर्ड रूट, ठीक, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स। एक बार और, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यही हो गया स्ट्रक्चर। तो कोई से भी पूछेंगे IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर बता दो तो क्या बोल दोगे, बॉडी लैंग्वेज के साथ। कभी भी जब करना ना मन में, बॉडी लैंग्वेज के साथ, ये नहीं कि ऐसे वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, नहीं, बॉडी लैंग्वेज के साथ वर्ड रूट, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यही हो गया IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर। देख लो, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये ढांचा हो गया। कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे ना तो एकदम यही ढांचा पे लिखेंगे, फिर सब चीज जगह पे रहेगा अपना, ठीक। तो एकदम खूब अच्छे से फ्रेम कर लेना, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर। अब सबको एक एक करके जानेंगे कि भाई कहां पे कौन सा पार्ट आएगा।
ठीक, तो सबसे पहला वर्ड रूट के बारे में जानेंगे। वर्ड रूट के बारे में, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसमें वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? तो वर्ड रूट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन क्या होता है ये आगे जानेंगे, ठीक, अभी मत टेंशन लो, अभी खाली बोल के मजा ले लो। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। फिर से एक बार, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द, मन में करो, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। कोई से भी पूछेंगे वर्ड रूट क्या होता है तो बोलोगे इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। ठीक है, देख लो, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ कंपाउंड। एकदम खूब अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। अब इसमें कि पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथ, अगर दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है अगर पेरेंट चेन में तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, क्या बोलेंगे? हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन अगर रहेगा तो नन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक, 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, और 12 कार्बन रहेगा तो डोडेक। तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना, 1 से 12 तक का याद रखेंगे। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, याद रखेंगे अच्छे से, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अगर पेरेंट चेन में कभी भी एक कार्बन रहे तो उसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मिथ। अब कोई कोई कंट्रोल नहीं होता है, मीथेन, अरे यार मत बोला करना मीथेन, मिथ बोलना शांति से, ठीक। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, और उसमें 1 से 12 तक का याद रख लेंगे। क्या सर 12 के आगे नहीं होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है, लेकिन वो अपना सिलेबस में नहीं है। अपना सिलेबस में जितना क्वेश्चन आएगा 11, 12 इंजीनियरिंग मेडिकल का कंपटीशन में, जो भी 12th लेवल पे जो एग्जाम होगा उसमें 12 तक का आता है, तो 12 तक का अच्छे से दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। अब जानकारी के लिए बता देते हैं, 13, 14, 20, 100 तक बता देते हैं, लेकिन काम इतना ही का है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग फ्रेम करेंगे, एक बार सुन लेंगे बाकी आगे का। जैसे अगर 13 कार्बन रहे तो उसको होगा ट्राइडेक, ये तो आराम से बोल ही सकते हैं। 14 कार्बन रहे तो टेट्राडेक, 15 कार्बन रहे तो पेंटाडेक, 16 कार्बन रहे तो हेक्साडेक, 17 कार्बन रहे तो हेप्टाडेक, 18 कार्बन रहे तो ऑक्टाडेक, 19 कार्बन रहे तो नोनाडेक, और 20 कार्बन रहे तो नोनाडेक नहीं, डेकाडेक नहीं, आइकोसेन। अगर 20 कार्बन रहे तो क्या बोलेंगे? आइकोसेन। क्या बोलेंगे? आइकोसेन, ठीक है। तो 19 कार्बन तक तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इसी पे क्लियरली बैठा के बोल देंगे। लेकिन 20 कार्बन रहे तो क्या बोलेंगे? आइकोसेन। अगर 21 कार्बन रहे तो बोलेंगे हेने आइकोसेन। क्या बोलेंगे? हेने आइकोसेन, हेने आइकोसेन। 22 कार्बन रहे तो दो आइकोसेन। क्या बोलेंगे? डो आइकोसेन, डो आइकोसेन, ठीक। 23 कार्बन रहे तो अब हो गया ट्राई आइकोसेन, 24 कार्बन रहे तो टेट्रा आइकोसेन, 25 कार्बन रहे पेंटा आइकोसेन, 26 कार्बन रहे हेक्सा आइकोसेन, 27 हेप्टा आइकोसेन, 28 ऑक्टा आइकोसेन, 29 नोना आइकोसेन, 30 डेका आइकोसेन नहीं, ट्राइएकोन्टेन, 30 ट्राइएकोन्टेन, 30 ट्राइएकोन्टेन, 30 ट्राइएकोन्टेन, 31 हेने ट्राइएकोन्टेन। क्या हो जाएगा? हेने ट्राइएकोन्टेन। 31 के क्या हो जाएगा भाई? हेने ट्राइएकोन्टेन, है ना। 32 डो ट्राइएकोन्टेन। क्या? डो ट्राइएकोन्टेन। फिर 33
ट्राई एकोनटेन, 34 टेट्रा ट्राई एकोनटेन, है ना। 35 पेंटा ट्राई एकोनटेन, 36 हेक्सा ट्राई एकोनटेन, 37 हेप्टा ट्राई एकोनटेन, 38 ऑक्टा ट्राई एकोनटेन, 39 नोना ट्राई एकोनटेन, 40 टेट्रा एकोनटेन, 40 टेट्रा एकोनटेन। तो 30 ट्राई एकोनटेन है ना, तो 40 टेट्रा एकोनटेन। तो ये तो नया नहीं है। 40 टेट्रा एकोनटेन, फिर 41 हेने टेट्रा एकोनटेन, क्या हो जाएगा, हेने टेट्रा एकोनटेन। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। 41 हेने टेट्रा एकोनटेन, 42 दो टेट्रा एकोनटेन, 43 ट्राई टेट्रा एकोनटेन, फिर टेट्रा टेट्रा एकोनटेन, ऐसे करके 50 पेंटा एकोनटेन, है ना। 60 हेक्सा एकोनटेन, 70 हेप्टा एकोनटेन, 80 ऑक्टा एकोनटेन, 90 नोना एकोनटेन, 100 हेक्सेन, 100 हेक्सेन। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ऐसे काम का चीज कितना है भाई, 12 तक। तो हम लोग को इतना अगर करेंगे तो क्वेश्चन खूब आराम से बन जाएगा। लेकिन कोई काबिल का फचाक बने कि बताओ 20 का क्या होता है, तो बता देंगे, इस साइड में लिख के बॉक्स में इसको कर लेंगे। अगर कोई तेज बने तो फिर पूरा 20 का क्या, खाली 100 तक ठेका देंगे उसको, है ना। लेकिन काम का चीज इतना ही है, याद फोकस इतना ही पे करना। ये साइड में लिख लेना कि कभी कोई काबिल बने तो फिर ठीक है, उसको सीधा करने के लिए इधर है ही जुगाड़, है ना। यहाँ पे हेक्सेन नहीं, हेक्टेन। क्या, हेक्टेन, 100 का हेक्टेन, 100 का क्या हो जाएगा, हेक्टेन। ठीक है ना। चलो, तो पैटर्न समझ में आया होगा कि अगर एक खाली 20 का नया है आइकोसेन, 21 का हेने आइकोसेन, थोड़ा सा कुछ दूर फ्रेम करने पे फिर खूब आराम से 30 का ट्राई एकोनटेन, उसके बाद तो पूरा टेट्रा एकोनटेन, पेंटा एकोनटेन, ऐसे करके आते जाता है। और लास्ट में 100 का हेक्टेन दिमाग में कर लेना होता है, क्या, हेक्टेन। तो पैटर्न बैठा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखेंगे कितना तक, 12 तक। चलो ठीक है। तो तुमसे कोई पूछेगा आईयूपीएसी नेमिंग का स्ट्रक्चर बता दो, तो क्या बोलोगे, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, और 1 से 12 तक का याद रखोगे। ठीक है, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो देखो, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इंडिकेट करता है। अब किसके बीच का टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इंडिकेट करता है, तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच का बॉन्डिंग इंडिकेट करता है। किसके बीच का, कार्बन और कार्बन एटम के बीच का बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है। जिससे वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, है ना। तो भाई अगर 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कुछ बॉन्डिंग होगा ना जी, 3 कार्बन है तो तभी भी बॉन्डिंग होगा ना। तो वही टाइप ऑफ बॉन्डिंग को कौन इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, इट इंडिकेट्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखो, इट इंडिकेट्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन में कार्बन और कार्बन एटम है उसी के बीच का टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो ये पूरा नहीं, खाली इतना कि प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये नहीं पूरा नौटंकी करते रहना। वो तो लिखने में ठीक है पूरा लिख लेंगे, लेकिन फ्रेम खाली इतना ही करेंगे, इट इंडिकेट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब भाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग कितना तरह का होगा, है ना। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इधर में देख लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स मतलब उसका नाम क्या होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले टाइप ऑफ बॉन्डिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तीनों में से कुछ हो सकता है। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स होगा आइन। क्या होगा, आइन।
एन तुम लोग सुने होगे 10th क्लास में, अल्केन। तो ये जो एन बना है ये क्या चीज से बना है? अल्केन से। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। इन अल्कीन से बना है, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। और आइन अल्काइन से बना है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, तो क्या देख लिए? टाइप ऑफ बॉन्डिंग कितना तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स एन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स नाम क्या कहलाएगा? तो क्या बोलोगे? एन। अल्केन नहीं, एन। दिल में रखेंगे, अल्केन बोलेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में नाम क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? इन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम क्या बोलेंगे? आइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या? CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। अब इससे ना हम लोग को कंसेप्ट भी दिमाग में रखना है। अल्केन क्या होता है? तो अल्केन जितना कार्बन होता है, हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा होता है। अरे कार्बन n है ना, तो इसका 2 गुना और उससे 2 ज्यादा है कि नहीं हाइड्रोजन? एकदम खूब अच्छे से फ्रेम रख लो। अल्केन क्या होता है? बहुत लोग जानते होगे, जो नहीं जानते होगे खूब अच्छे से फ्रेम करो। अल्केन क्या होता है? जितना कार्बन, हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा। ये बोलना है साथ साथ अभी। अल्केन क्या होता है? जितना कार्बन, हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा। अल्कीन क्या होता है? जितना कार्बन, हाइड्रोजन उसका 2 गुना। उसमें था 2 गुना से 2 ज्यादा, इसमें जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका 2 गुना। अल्काइन में जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 कम। ठीक, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पहचानने का तरीका यही है कि खूब अच्छे से ये फ्रेम रखें। खाली फॉर्मूला याद रख लेने से नहीं होगा, कंसेप्ट भी दिमाग में रखना होगा कि जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा रहेगा तो अल्केन, जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका 2 गुना रहेगा तो अल्कीन, और जितना कार्बन हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 कम रहेगा तो अल्काइन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मान लो CH4 है, ठीक, तो तुमसे कोई पूछेगा कि CH4 अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, तो कैसे चेक करेंगे? तो भाई कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन 2 गुना करो। अरे कार्बन 1 है ना, तो उसका 2 गुना करो तो 2 हो जाएगा, और उससे 2 ज्यादा है। इसका मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन इसका 2 गुना से 2 ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अल्केन। क्या हो गया? ये अल्केन। चलो एक बार तुम लोग इसको चेक करोगे, ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है? कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन 2 गुना करो पहले तो 4, लेकिन यहाँ है 6, तो 2 गुना से 2 ज्यादा है, इसका मतलब अल्केन है। अब देखो C2H4, ये देख चेक करो कि अल्केन की अल्कीन या अल्काइन। कार्बन कितना है? 2, उसका 2 गुना करो तो 4, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना है, इसका मतलब ये अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। C3H4, ये चेक करो अल्केन की अल्कीन या अल्काइन। तो कार्बन कितना है? 3, सीधा 2 गुना कर दो 6, है कितना? 4, अरे उससे 2 कम है, मतलब ये अल्काइन है। हो गया। तो ये तरीका है पहचानने का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो फॉर्मूला तो याद रखेंगे ही, है ना, कि अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। ये प्राइमरी सफिक्स का नाम बोलेंगे एन, लेकिन दिल में तो करेंगे अल्केन ना। सेकेंडरी सफिक्स का इसका डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका प्राइमरी सफिक्स का नाम बोलेंगे इन, लेकिन दिल में क्या रखेंगे? अल्कीन। तो जब फॉर्मूला दिमाग में करना ना, तो अल्केन का सोचना कि एन का मत सोचना, अल्केन का सोचना। अगर सिंगल बॉन्ड रहे प्राइमरी सफिक्स का नाम तो एन, डबल बॉन्ड रहे प्राइमरी सफिक्स का नाम तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहे प्राइमरी सफिक्स का नाम तो आइन। लेकिन जब फॉर्मूला करना तो सीधे ये सोचने लगना कि अल्केन का फॉर्मूला क्या, तो CnH2n+2।
अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। खाली रट के नहीं, कंसेप्ट भी क्या बोलना चाह रहा है, CnH2n+2 मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा, तो अल्केन। अल्कीन जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना, अल्कीन। अल्काइन जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 कम, तो अल्काइन। और ये अप्रोच करने आना चाहिए कि कैसे पहचाने कि अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। सीधा कार्बन जितना है ना उसका देखो 2 गुना करो तो 4, अरे 2 गुने हैं मतलब अल्कीन। इस तरह से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पहचानते हैं। अब देखो अगर तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, इसका ये तो सीधे CH4, इसमें तो कार्बन नहीं है, तो क्या स्ट्रक्चर बनाओगे इसका? अगर मान लो स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक, तो तुम क्या देखे, ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है? अल्केन है, कार्बन 2 है, 2 गुना करो 4, उससे 2 ज्यादा, अल्केन है। तो अल्केन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन का चिंता नहीं करना, वो तो अपने वैलेंसी पूरा करेंगे आ जाएगा। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। अभी कार्बन से कितना बॉन्ड निकला हुआ है? 1। अब वैलेंसी है 4 मतलब 3 कम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3। ठीक, कार्बन का वैलेंसी 4, यहां से 1 बॉन्ड निकला हुआ है, कितना कम है? 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3। तो देख लो पुर गया, C2H6। लेकिन वही अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले ये सोचना होगा, स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले ये सोचना होगा कि भाई ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। कार्बन कितना है यहाँ? 2, 2 गुना करो 4, अरे 2 गुना ही है मतलब अल्कीन है। अल्कीन है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? अल्कीन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, ठीक, और वैलेंसी पूरा कर दो। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो कार्बन का यहां से 2 बॉन्ड निकला हुआ है, तो 2 गो H, 2 गो बॉन्ड निकला हुआ है मतलब 2 गो कम है, तो हो गया। यहां पे भी 2 H, हो गया ये अल्कीन। इसका देखते हैं, ये मजेदार है, थोड़ा एकदम अच्छे से समझना है। C3H4, पहले ये देखो कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। तो कार्बन कितना है? 3, 2 गुना करो 6, उससे 2 कम है मतलब अल्काइन है। अल्काइन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कै गो दोगे? पहले 3 गो बना दो, और उसके बाद एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दो। ये बहुत टेंशन हो देता था हमको। हम सोचते थे भाई अल्काइन है तो सब जगह ना ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। नहीं, सब जगह नहीं, कोई एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दो। तुम चाहो तो यहां भी दे सकते हो, चाहो तो यहां भी, मतलब दोनों में से कोई एक जगह। अगर तुम दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दोगे तो यार ये कार्बन का वैलेंसी 6 हो जाएगा जी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगर किसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और अल्कीन, अल्केन में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह सिंगल बॉन्ड रहता है, और अल्कीन या अल्काइन है और मान लो 2 कार्बन से ज्यादा है, 4 कार्बन है या 5 कार्बन है या 6 कार्बन है, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा। कोई एक जगह डबल बॉन्ड दे दोगे तो अल्कीन हो जाएगा। ये नहीं कि सब जगह डबल बॉन्ड देने लगेंगे, अल्कीन बनाना है ना तो सब जगह डबल बॉन्ड देने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अल्काइन में कितना भी कार्बन रहे, कोई एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देना है, अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तुम लोग थोड़ा, हाँ, बैलेंसी पूरा कर दोगे तो अपने H4 हो जाएगा जी, है ना। कार्बन का बैलेंसी 4 होता है ना, तो यहाँ से 1 बॉन्ड निकला हुआ है, तो 1 बॉन्ड निकला हुआ है मतलब 3 गो H आ जाएगा। ई कार्बन का देखो ऑलरेडी 1 और एन 3, 4 निकला हुआ है तो कुछ नहीं आएगा। ई कार्बन से देखो 3 गो निकला हुआ है, बैलेंसी 4 होता है मतलब 1 कम है, देखो अपने पूर गया। तो वो हाइड्रोजन का चिंता नहीं करना, ठीक ना। एक तुम लोग अपने से रफ में अभी बनाओगे, फेयर में ये सब नहीं लिखना, ये सब तो समझने के लिए बता रहे हैं, है ना। तो रफ में ही तुम लोग बनाओगे C5H8, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। हाँ, पॉज करके इसका स्ट्रक्चर बना लो C5H8 का। सोचो पहले कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ इसका। तो पहले पॉज करके पहले बना लो, उसके बाद देखना। C5H8, कार्बन कितना है? 5, 2 गुना करो 10, उससे 2 कम है मतलब अल्काइन है। अल्काइन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले क्या करेंगे, आराम से हम लोग 5 को कार्बन बना देंगे, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड देके 5 को कार्बन बना दिए, ठीक। कहीं पे भी एक जगह अल्काइन है ना, तो कहीं पे भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। ये नहीं कि यहाँ यहाँ नहीं, कहना कहीं पे भी दे सकते हैं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। मान लो हम यहाँ दे दिए, हो गया, अल्काइन बन गया। ये नहीं कि सब जगह ट्रिपल बॉन्ड, पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बैलेंसी पूरा करोगे अपने हाइड्रोजन आ जाएगा जी, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में रखना है ये बात। ये चीज था रफ के लिए, है ना, समझने के लिए।
चलिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आते ही दिल में क्या आ जाना चाहिए? नेमिंग। नेमिंग कितना तरह से करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का? दो तरह से, एगो कॉमन नेम, एगो आईयूपीएसी नेमिंग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या देखें? सबसे पहले स्ट्रक्चर, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। टाइप ऑफ बॉन्डिंग कितना तरह का होता है? तीन तरह का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो प्राइमरी सफिक्स का नाम क्या होगा? तो एन। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। उसके बाद उसका फॉर्मूला दिमाग में करेंगे। याद करने को, देखने को सिर्फ इतना बात, समझने को कितना सारा बात था कि कैसे पहचाने। कोई कोई बच्चा ये सब चीज़ पे फोकस नहीं करता है ना? तो कैसे पहचाने, और बाद में पहचान नहीं पाता है, परेशान होता है, कैसे यहाँ डबल बॉन्ड हो गया रे, ये कैसे जान जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है, कैसे जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सब कंसेप्ट इससे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिए, प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ लिए, अब सेकेंडरी सफिक्स जानेंगे, ठीक है? तो 3 करके सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जानेंगे यार, अभी तो ये जाने हैं कि फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट क्या होता है, देखेंगे आगे, ठीक? तो इट इंडिकेट्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। दिमाग में रखना, सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक? अब बात है कि फंक्शनल ग्रुप कितना? तो 14 फंक्शनल ग्रुप होता है, और 14 खूब अच्छा से सीक्वेंस में दिमाग में बैठा लेना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर करके, एकदम सीक्वेंस में। एक बार नाम सुनना, हम 14 का नाम बोल रहे हैं। कार्बोजिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमाइन, इमाइन। यही 14 को फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग को सीक्वेंस में यही बात दिमाग में बैठाना होगा। देखो, जब अभी कॉमन नेम बताए पीछे, तो ये नहीं बोले कि तुम याद करो कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, नहीं, वो याद नहीं करना, उसका सोर्स याद रखना है, स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। लेकिन इसमें तुमको इस 14 फंक्शनल ग्रुप सीक्वेंस में याद करना होगा। उसका काम है, वो आगे बताएंगे कि क्या काम है उसका, सीक्वेंस में क्यों याद करना है। तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हम बोले हैं सीक्वेंस में, उसी तरह से तुमको याद करना है। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में पहला नंबर क्या है? कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है भाई, वो होता है C डबल बॉन्ड OH, या फिर इसी को COOH बोलते हैं। ये कार्बोजिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? इसका नेम एज सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, और नेम एज प्रीफिक्स कार्बोक्सी। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इस सेकेंडरी सफिक्स में आता ही है, साथ साथ कभी कभी प्रीफिक्स में भी आता है। तो चलो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि कब इस सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, और कभी कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जब ये प्रीफिक्स में आएगा। तो देखो, अगर कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये जो 14 बोले, इसमें कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब तो वो पक्का सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। तो उसमें कोई इधर उधर का बात ही नहीं है, तो पक्का वो कहाँ आ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मान लो 2 है या 3 है, और तीनों सेम टाइप का है, तीनों कार्बोजिलिक एसिड है, COOH लगा हुआ है, तब भी वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। 3 गो है तो ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, 2 गो है तो डाई कार्बोजिलिक एसिड, है ना, 4 गो रहेगा तो टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड। तो अगर एक से ज्यादा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और वो सब सेम है, तब भी वो सेकेंडरी सफिक्स में ही आएगा। और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और वो डिफरेंट है, तब क्या होगा? उसमें जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उस सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, और बाकी जो बचेगा उसको बोलते हैं रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप, वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी जो भी बच गया जूनियर वाला, वो सब प्रीफिक्स में आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया? कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब पक्का वो कहां आ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है
और सब सेम है, तब भी वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो डिफरेंट है, तो उसमें जो सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, अब बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा वो सब प्रीफिक्स में आ जाएगा। कि कैसे पहचानेंगे सर कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है? तो उसीलिए तो बोले हैं सीक्वेंस में याद करने के लिए। ये जो सबसे ऊपर है यही सीनियर है, इससे नीचे वाला इससे जूनियर, उससे नीचे वाला उससे जूनियर। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही हम लोग याद किए हैं, कार्बोजिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइन, इमाइन, ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही है। इसमें सबसे ऊपर वाला जो रहेगा वो सबसे सीनियर, फिर उससे जूनियर, ऐसे करके सीक्वेंस है इसका। ठीक है, तो कार्बोजिलिक एसिड, इसका नेम एज सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, और नेम एज प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी। ठीक है, तो इसका नाम पहले तो देखो 14 फंक्शनल ग्रुप याद करना होगा, उसके बाद ना इसका स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाना होगा कि कार्बोजिलिक एसिड तो पहचानने आना चाहिए, कोई कोई एक भी चीज नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग में ही बात बोले हैं, अगर एक भी चीज में चूके मतलब खत्म बाजार, फिर पूरा मेहनत बेकार। तो ये नहीं कि ऐसा ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था उसलिए, अरे अच्छा खराब नहीं, सब चीज करना होता है। तो कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड का स्ट्रक्चर तुमको दिमाग में रखना होगा बॉडी लैंग्वेज के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच या सी डबल ओ एच। कभी कभी अगर इस फॉर्म में लिखा रहता है, कभी कभी इस फॉर्म में लिखा रहता है। ये इसलिए ऐसे करके निकाले हैं कि पेरेंट चेन से जुड़ा रहेगा ना, पेरेंट चेन कार्बन वाला रहता है और उससे ही जुड़ा रहेगा, तो इसलिए इस तरह से करके निकाले हैं। ठीक ना, तो कार्बोजिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच या सी डबल ओ एच। इसका नेम एज सफिक्स ओइक एसिड, नेम एज प्रीफिक्स कार्बोक्सी। दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यही हो गया एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। एक एक चीज जो है ना अमृत है, बहुत ज्यादा यूज आता है, आगे मत छोड़ना, जितना मेहनत लगे कर लेना और रिवीजन करना अच्छे से। तो एसिड एनहाइड्राइड का नेम है, एक एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ हो गया स्ट्रक्चर। नेम एज सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, नेम एज प्रीफिक्स कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर SO3H, SO3H, नेम एज सफिक्स सल्फोनिक एसिड, नेम एज प्रीफिक्स सल्फो। चौथा ईस्टर, ईस्टर का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर या इसी को COO आर। ये दोनों में से कुछ भी रहे तो दोनों सेम ही है जी, दोनों में से कुछ भी रहे तो क्या समझेंगे? ईस्टर। ईस्टर का नेम एज सफिक्स क्या होगा? O8 और नेम एज प्रीफिक्स अल्कोक्सी कार्बोनिल। नेक्स्ट एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड O Cl या इसी को COCl। एसिड क्लोराइड का नेम एज सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड और नेम एज प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, नेक्स्ट एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ONH2 या इसी को CONH2। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी लिखा रहा है तो क्या समझेंगे? एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का नेम एज सफिक्स एमाइड, नेम एज प्रीफिक्स कार्बामोइल। ठीक है, नेक्स्ट साइनाइड, साइनाइड का नेम एज सफिक्स CN, C ट्रिपल बॉन्ड N या सीधे CN लिख दे। ठीक है, दोनों मतलब क्या समझेंगे? साइनाइड। साइनाइड का नेम एज सफिक्स नाइट्राइल, नेम एज प्रीफिक्स साइनो। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, इसी का उल्टा, अरे ये CN है ना, ENC हो गया, तो ये आइसोसाइनाइड हो गया। आइसोसाइनाइड में देखो ना, नेम एज सफिक्स आइसोनाइट्राइल, नेम एज प्रीफिक्स आइसोसाइनो। नेक्स्ट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH या फिर इसी को CHO भी बोलते हैं, है ना। देखो स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं करा रहता, कितना दिक्कत होता है। C डबल बॉन्ड OH या इसी को CHO, तो कभी ये लिखा रहता है कभी ये, दोनों अल्डिहाइड, बच्चा एकदम फुचका जैसा मुंह बनाता है। तो याद रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा कि कभी देखेंगे ये दोनों में से कुछ भी देखेंगे बोलेंगे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का नेम है सफिक्स ऑल, नेम है प्रीफिक्स अल्डो या फॉर्माइल या ऑक्सो। ठीक है, कीटोन, कीटोन का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O या
सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से करना होगा ना, क्या है कि कार्बन का बैलेंस 4 होता है, या सीओ, सीओ, ये दोनों में से कुछ भी, तो कीटोन समझेंगे। कीटोन का नेम सफिक्स क्या होगा, 1, नेम सफिक्स कीटो या ऑक्सो, ऑक्सो ये दोनों में आ गया। तो हम लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में जब यूज करेंगे तो अल्डिहाइड का नेम एज प्रीफिक्स अल्डो यूज करेंगे, और इसका कीटोन का नेम एज प्रीफिक्स कीटो यूज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो वो सिचुएशन पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, देखो भाई, अल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में रहता है। तो जैसे देखो CH3 है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, ये देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बीच में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन जैसा बिहेव करेगा, ये कीटोन हो गया है ना। लेकिन वही अगर ऐसा रहता CH3 CH2, हाँ, इधर में सी डबल बॉन्ड ओ H, तो ये बीच में नहीं आया, इस साइड से तो कार्बन वाला है लेकिन उस साइड से कार्बन वाला नहीं है, वो तो हाइड्रोजन बैलेंस ही पूरा करने के लिए आता है। तो ये क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, ये अल्डिहाइड हो गया। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो कंसेप्ट फ्रेम दिया रहेगा, आराम से पहचान लेंगे। अगर सब्जेक्टिव हम लोग को बनाना है, नाम लिखना है, तो उस केस में अल्डिहाइड का नेम एज प्रीफिक्स अल्डो और कीटोन का नेम एज प्रीफिक्स कीटो। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर, अल्कोहल का स्ट्रक्चर OH है ना, इसका नेम है सफिक्स ओल, नेम है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल का स्ट्रक्चर SH, क्या SH, कभी भी SH लिखा रहता है, क्या समझना, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का नेम है सफिक्स थाइयोल, नेम है प्रीफिक्स मर्सेप्टो। नेक्स्ट एमाइन, एमाइन 3 तरह से बनता है, एक तो NH2, ठीक, दूसरा NH। तो जब NH है, नाइट्रोजन का बैलेंस 3 ना, कार्बन का बैलेंस 4, नाइट्रोजन का बैलेंस 3, कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो पहले 2 फिर 5, के एलिमेंट में करते हैं ना, 2 फिर 5, तो लास्ट में 5 आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो वैलेंसी कितना हो गया 3, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए ना, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से देखो एक बॉन्ड निकला हुआ है तो 2 गो H, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 गो बॉन्ड निकला हुआ है तो एक ही H, और यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 गो बॉन्ड निकला हुआ है तो एक को H नहीं। तो इन एमाइन का ये तीनों फॉर्म होता है, इस फॉर्म में रहे तब भी समझना है एमाइन, इस फॉर्म में रहे तभी भी एमाइन, इस फॉर्म में रहे तभी भी एमाइन। ठीक है, तो दूसरा तरफ जो ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या जुड़ा रहेगा, तो कार्बन जुड़ा रहेगा, इसमें 2 तरफ से कार्बन जुड़ा रहेगा, इसमें 3 तरफ से कार्बन जुड़ा रहेगा। तो ये जो तीनों एमाइन है ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन से एक तरफ कार्बन जुड़ा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से 2 तरफ से कार्बन जुड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन। यहाँ नाइट्रोजन से 3 तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है मतलब 3 डिग्री एमाइन। ऐसा नहीं कि कोई हाइड्रोजन लिख देना, नहीं जी, हाइड्रोजन लिखना होता तो अभी हम लिख देते हैं NH2, तो ऐसे खाली निकाल के लिखे है ना, मतलब कार्बन जुड़ा रहेगा, पैरेंट चेन जुड़ा रहेगा, है ना। अब जाहिर सी बात है पैरेंट चेन कोई एक ही तरफ से जुड़ा रहेगा लेकिन बाकी तरफ से भी कार्बन ही जुड़ा रहेगा। तो इसको कभी अगर नाइट्रोजन से एक तरफ कार्बन जुड़ा रहे तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन, नाइट्रोजन से 2 तरफ कार्बन निकला रहे तो 2 डिग्री एमाइन, नाइट्रोजन से 3 तरफ कार्बन निकला रहे तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री का फुल फॉर्म प्राइमरी, 2 डिग्री का फुल फॉर्म सेकेंडरी, 3 डिग्री का फुल फॉर्म टर्सियरी, है ना। मतलब इसको प्राइमरी एमाइन बोलेंगे, इसको सेकेंडरी एमाइन बोलेंगे, इसको टर्सियरी एमाइन बोलेंगे, लेकिन तीनों एमाइन ही है। एमाइन का नेम सफिक्स क्या हो जाएगा एमाइन, और नेम एज प्रीफिक्स एमाइनो। लास्ट इमाइन, इमाइन का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, इसका नेम एज सफिक्स अल्डिमाइन और नेम एज प्रीफिक्स इमाइनो। इसमें याद करने में सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स वाला में। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, फंक्शनल ग्रुप, कितना फंक्शनल ग्रुप होता है तो 14, और उस 14 का नाम पहले खूब अच्छे से सीक्वेंस में याद रख लेना है। एक बार और बोल देते हैं, कार्बोजिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमाइन, इमाइन। सबसे पहला काम यही कर लेंगे कि 14 स्ट्रक्चर खूब अच्छे, 14 नाम पहले खूब अच्छे से दिमाग में रख लेंगे फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद सबका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे एक एक करके जब नाम हो जाएगा तो कार्बोजिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH या COOH, एसिड एनहाइड्राइड का C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, है ना। सल्फोनिक एसिड SO3H, ईस्टर C डबल बॉन्ड OR,
या COOR, इस तरह से करके सबका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। और उसके बाद नेम एज सफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नेम एज सफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इसमें टाइम लगेगा 14 नाम सीक्वेंस बैठाने में, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर फ्रेम करने में। नेम एज सफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स खूब आराम से हो जाएगा। पता है, खूब अच्छे से क्वेश्चन बनाने के लिए, खूब अच्छे से कंसेप्ट पाने के लिए टाइम देना होता है। कोई कोई टाइम नहीं देता है, और टाइम नहीं देके भी फुल एटीट्यूड में रहता है, हम तो टाइम नहीं देते हैं तब हम, अरे चुट्टा तुम कुछ नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का। टाइम देना होता है अच्छे से। अगर अच्छे से टाइम देंगे ना, तब जाके एकदम खूब अच्छे से सीक्वेंस बैठेगा दिमाग में, खूब अच्छे से कंसेप्ट बैठेगा, तब जाके उसका यूज करके सही क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये सब चीज़ नहीं है कि टाइम नहीं देते हैं तब भी हम ये है वो है, कुछ नहीं है। सब नौटंकी घुसर जाएगा जब एग्जाम देने जाओगे तो टाइम शांति से देना होता है, एक एक बात को अच्छे से सोचना होता है बारीकी से। चलो, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, 14वां फंक्शनल ग्रुप। 14वां फंक्शनल ग्रुप का खूब अच्छे से पहले नाम, उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर नेम एज सफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स खूब अच्छे से फ्रेम करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी हम लोग क्या देखें, IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर। तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उस समय से ये बोले थे वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तुम वर्ड रूट के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, पूरा हो ही गया। तुम ये भी बोल सकते हो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, पूरा तो आ ही रहा है ना जी। हाँ, लेकिन पहले वर्ड रूट बोलना है, ये नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है तो पहले कुछ और है, सेकेंडरी सफिक्स बोल देते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है तो। नहीं यार, पहले वर्ड रूट बोलना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर फ्रेम कर रहे हो ना। नाम लिखने में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर सेकेंडरी सफिक्स का। तो नाम लिखने में इस चीज को ध्यान देना। अभी तो फ्रेम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले का थी वर्ड रूट। ये तो वर्ड रूट क्या होता है ये जाने, क्या इंडिकेट करता है ये जाने, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, फंक्शनल ग्रुप। अब आ जाएंगे प्रीफिक्स पे। ये प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स दोनों को एक साथ ले लिए, उन नाम लिखने में अपने पता चल जाएगा कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी। तो ये दोनों को एक साथ लेके क्या पढ़ लेंगे, प्रीफिक्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, प्रीफिक्स। तो 4 नंबर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन और रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ये रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप अभी सुने होंगे, बताए होंगे थोड़ा देर पहले, कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो पक्का वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और सब सेम है तभी भी सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट है तो जो सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, अब बाकी सब प्रीफिक्स में आ जाएगा। तब बाकी सबको ही क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन और रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ये आगे नहीं, इट इंडिकेट सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन एंड रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, नहीं सिर्फ इतना, इट इंडिकेट सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन एंड रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप। जिसमें रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप समझ गए, जो फंक्शनल ग्रुप बचता है वो आ जाता है। तो दो चीज को थोड़ा विस्तार करके देखेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट को और दूसरा क्या, साइड चेन को। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में 3 पार्ट आता है, सब्स्टिट्यूएंट में 3 पार्ट आता है। पहला हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन में दिमाग में रखना होता है कि कभी भी अगर कोई भी पेरेंट चेन से F निकला हुआ है तो इसको बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे, फ्लोरो। Cl निकला हुआ है तो क्लोरो, Br निकला हुआ है तो ब्रोमो, I निकला हुआ है तो आयोडो। क्या बोलेंगे, आयोडो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट में 3 पार्ट आता है, जिसमें पहला पार्ट क्या है, हेलोजन। हेलोजन में क्या दिमाग में रखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरीन नहीं। अगर कोई पेरेंट चेन से अगर कार्बन निकला हुआ है तो, कार्बन नहीं फ्लोरीन निकला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो। Cl निकला हुआ है तो क्लोरो, Br निकला हुआ है तो ब्रोमो, I निकला हुआ है तो आयोडो। ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन कंटेनिंग। दूसरा ऑक्सीजन कंटेनिंग। ऑक्सीजन कंटेनिंग में 2 पार्ट आता है, एक OR और दूसरा CCO। यही 2 पार्ट आता है, ठीक है।
EOR ईथर को बोलते हैं। अभी फंसना ग्रुप में ईस्टर देखे होगे, कोई अरे उनने ईस्टर लिखे नहीं ईथर, अरे दोनों अलग अलग है यार। ईस्टर फंसना ग्रुप है, ईथर सब्स्टिट्यूएंट है। तो OR किसको बोलते हैं? ईथर को। इसका IUPAC नेम होता है अल्कोक्सी। क्या नाम होता है? अल्कोक्सी। जैसे F को फ्लोरीन बोलते हैं ना सिंपली, लेकिन यहां पे अगर देखे सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम फ्लोरो, F का Cl का क्लोरो, तो उसी तरह OR ईथर। ईथर कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या है? अल्कोक्सी। इसका कॉमन नेम है ऑक्सीरेन। क्या है? CCO। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑक्सीरेन। IUPAC नेम इपॉक्सी। क्या है? इपॉक्सी। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग में यही दो आता है, एक अल्कोक्सी, दूसरा इपॉक्सी। स्ट्रक्चर से दिमाग में रखना होगा। OR IUPAC नेम अल्कोक्सी, CCO IUPAC नेम इपॉक्सी। अभी R क्या है? O तो ठीक है, चलो ऑक्सीजन है, C कार्बन है, R क्या है? तो ये R अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अभी थोड़ा देर बाद इसको अच्छे से जानेंगे अल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, चलो। तो सब्स्टिट्यूएंट का कितना पार्ट? 3 पार्ट। पहला हैलोजन, दूसरा ऑक्सीजन कंटेनिंग और तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइट्रोजन कंटेनिंग में NO2 का भी रहे तो क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। NO रहे तो नाइट्रोसो, और ONO रहे तो आइसोनाइट्रो। क्या बोलेंगे? आइसोनाइट्रो या नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। ठीक है, तो यही इतना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या हो गया भाई? एक तो हैलोजन, दूसरा ऑक्सीजन कंटेनिंग, तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग। और ये पूरा फ्रेम रहना चाहिए, ये नहीं कि बस क्या क्या हो गया था, हैलोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग नाइट्रोजन, नहीं, उसके अंदर का भी बात फ्रेम रहना चाहिए कि हैलोजन में क्या क्या, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ऑक्सीजन कंटेनिंग में OR जिसको अल्कोक्सी बोलते हैं, CCO इपॉक्सी बोलते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग में नाइट्रो, नाइट्रोसो, आइसोनाइट्रो। आइसोनाइट्रो को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या जानेंगे? साइड चेन। साइड चेन क्या होता है? देखो भाई, साइड चेन का भी 3 पार्ट। जैसे अभी हम लोग देखे सब्स्टिट्यूएंट का 3 पार्ट ना, सब्स्टिट्यूएंट का 3 पार्ट, हैलोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग। उसी तरह साइड चेन का भी कितना पार्ट? 3 पार्ट। क्या क्या? तो अल्काइल साइड चेन, अल्कीनाइल साइड चेन, अल्काइनाइल साइड चेन। साथ साथ बोलना, बहुत को बोलने में ही धुआं निकल जाता है, अलगे घमंड में रहता है, फिर बोल नहीं पाता है। तो ध्यान से, साइड चेन का कितना टाइप? तो 3 टाइप, अल्काइल साइड चेन, अल्कीनाइल साइड चेन और अल्काइनाइल साइड चेन। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अल्काइल साइड चेन। अल्काइल साइड चेन को ही अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। अल्काइल साइड चेन को ही क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप को ऐसे R से डिनोट करते हैं। अभी देखे थे OR, R क्या था? अल्काइल ग्रुप था। OR को ईथर बोलते हैं ना, ठीक है, कॉमन नेम, IUPAC नेम अल्कोक्सी। तो साइड चेन का 3 पार्ट, एक अल्काइल साइड चेन, दूसरा अल्कीनाइल साइड चेन, तीसरा अल्काइनाइल साइड चेन। तो पहले क्या हो गया? अल्काइल साइड चेन। अल्काइल साइड चेन को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? R से डिनोट करते हैं। अब बात है भाई कि ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? बड़ी सिंपल, थोड़ा ध्यान से सुनना बुआ। अल्केन से एक H निकाल देंगे तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। फिर से एक बार, क्या बोले? अल्केन से एक H निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो अल्केन का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, CnH2n+2, ये हो गया अल्केन का फॉर्मूला। इससे एक H निकाल देते हैं, -H लिख दिए, एक H निकाल दिए। ठीक, तो क्या बन जाएगा? अभी H2n+2 है ना जी, तो जब एक H निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1। लेकिन एक H निकालोगे तो कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो उसलिए इधर से ऐसे डॉट कर दिए, इस तरह से लाइन खींच दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप हो गया।
तो हम लोग क्या देखे, अल्केन से एक H निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे CH4, CH4 का नाम अगर सोचेंगे तो CH4 पहले ये क्या है, अल्केन की अल्कीन की अल्काइन, तो कार्बन एक है, दो गुना करो दो और उससे दो ज्यादा है, इसका मतलब ये अल्केन है। इसका नाम अगर सोचोगे तो एक कार्बन है ना, तो मिथ, अल्केन है तो प्राइमरी सफिक्स एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। इससे एक H निकाल दो, जैसे ही एक H निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CH3। ई निकालना जरूरी है, तब तो बैलेंसी पूरा करेगा। तो ई है मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अरे अल्केन से एक H निकाल देने पे अल्काइल ना, तो मीथेन से एक H निकाल देने पे मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। उसी तरह अगर इथेन से एक H निकाल देंगे तो इथाइल। अरे ध्यान से सुनना है, प्रोपेन से एक H निकाल देंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक H निकाल देंगे तो ब्यूटाइल। ठीक है ना। तो साइड चेन का कितना टाइप भाई, 3 टाइप। पहला अल्काइल साइड चेन, समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा अल्काइल साइड चेन क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बोलना अल्केन से एक H निकाल देते हैं तो अल्काइल साइड चेन बनता है। अल्काइल साइड चेन का फॉर्मूला क्या होता है, रटना मत, सोच के बोल देना। अल्केन का CnH2n+2 ना, तो अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1। ठीक है, नेक्स्ट अल्किनाइल साइड चेन। अल्किनाइल साइड चेन, अल्किनाइल साइड चेन को ही क्या बोलते हैं, अल्किनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट कोई चीज से नहीं करते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं ना, उसी तरह अल्किनाइल साइड चेन का ऐसा कुछ नहीं है सिंबल की इससे डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अल्किनाइल साइड चेन क्या होता है, तो अल्कीन से एक H निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, अल्किनाइल साइड चेन। है भाई, जब अल्केन से एक H निकाल देते थे तो अल्काइल बन जाता था ना, तो अल्कीन से एक H निकाल दोगे तो अल्किनाइल बन जाएगा। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इससे एक H निकाल दिए, जैसे ही एक H निकाल लेंगे तो पहले 2n है ना, तो जैसे ही एक H निकाल लेंगे तो 2n-1 हो जाएगा, CnH2n-1। कोई बोलेगा ये काहे देते हो जी, तो बता दोगे बैलेंसी पूरा करने के लिए, एक H निकाले है ना जी, तो बैलेंसी पूरा करने के लिए रहना चाहिए ना कुछ, तो ये हो गया। तो ये हो गया अल्कीन, ये क्या हो गया, अल्किनाइल, अल्किनाइल ग्रुप हो गया, है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे C2H4, C2H4, C2H4 से एक H निकाल देते हैं, तो जैसे ही एक H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H3 हो जाएगा, नहीं C2H3 हो जाएगा। ये दोनों का नाम रटना नहीं है, सोचना है, रटोगे तो परेशान हो जाओगे, सोचना है। पहले ये देखो कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, तो कार्बन 2 है, उसका 2 गुना हाइड्रोजन है, मतलब अल्कीन है। अब इसका नाम सोचो, तो 2 कार्बन तो इथ, अल्कीन है तो इन, तो इथीन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। अल्कीन से अल्किनाइल बना ना, तो इथीन से क्या बनेगा, इथिनाइल। क्या बनेगा, इथिनाइल। ठीक है, उसी तरह प्रोपीन से प्रोपिनाइल, ब्यूटीन से ब्यूटिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्काइनाइल साइड चेन। अल्काइनाइल साइड चेन, अल्काइनाइल साइड चेन को ही अल्काइनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अल्काइनाइल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइनाइल साइड चेन कैसे बनता है, तो अल्काइन से एक H निकाल देते हैं तो अल्केन से एक H निकाल देते हैं तो अल्काइल, अल्कीन से एक H निकाल देते हैं तो अल्किनाइल, अल्काइन से एक H निकाल देते हैं तो अल्काइनाइल, तो अल्काइन से एक H निकाल देते हैं। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, इससे एक H निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक H निकाल देंगे तो पहले 2n-2 है, तो एक H और निकाल देंगे तो 2n-3 हो जाएगा, तो CnH2n-3। ये हो गया अल्काइन, ये हो गया अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल C3H4, इससे एक H निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, C3H3।
इसका नाम सोचेंगे। तो पहले कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, ये सोचें। तो कार्बन कितना है 3, 2 गुना करो 6, उससे 2 कम है, मतलब अल्काइन है। अब इसका नाम, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, अल्काइन है तो आइन, तो प्रोपाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अच्छा, अल्काइन से एक एच निकाले तो अल्काइनाइल, तो प्रोपाइन से एक एच निकाले तो प्रोपाइनाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइनाइल। ठीक, तो साइड चेन का कितना टाइप हो गया भाई? 3 टाइप हो गया। एक अल्काइल साइड चेन, दूसरा अल्किनाइल साइड चेन, तीसरा अल्काइनाइल साइड चेन। ठीक है भाई। अल्काइल साइड चेन, अल्केन से एक एच निकाल देते हैं तो अल्काइल साइड चेन बन जाता है। अल्किनाइल साइड चेन, अल्कीन से एक एच निकाल देते हैं तो अल्किनाइल साइड चेन बन जाता है। अल्काइनाइल साइड चेन, अल्काइन से एक एच निकाल देते हैं तो अल्काइनाइल साइड चेन बनता है। ये तो क्लियर है। अब थोड़ा 2-3 का नाम तुम लोग अपने से बताओगे कि इसका नाम कैसे अप्रोच करना है। अगर तुमको सिंपली ये दिया हुआ है C4H7, ठीक, इसका नाम बताना है। सोचो, तुम लोग पॉज करके सोचो, इसका नाम मन में आ जाए, उसके बाद फिर आगे देखना कैसे अप्रोच करे भाई। देखो, ये देख के लग रहा है कि पक्का साइड चेन है, ग्रुप है ये, है ना? तो कौन सा ग्रुप है? तो उसके लिए यहां पे एक एच डाल दो, इसके बदले में इमेजिन कर लो एक एच। तो एक एच जैसे ही डालोगे तो C4H8 हो जाएगा। तो कार्बन कितना है? 4, हाइड्रोजन उसका 2 गुना, इसका मतलब अल्कीन। अरे जितना कार्बन रहता है हाइड्रोजन उसका 2 गुना रहता है तो अल्कीन। तो इसका ओरिजिनल नाम सोच लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, अल्कीन है तो इन, तो ब्यूटीन। ये ब्यूटीन कब होता है? जब C4H8 होता। लेकिन यहाँ पे C4H7 है, एक एच निकल गया है ना, तो अल्कीन से अल्किनाइल बनता है ना, तो ब्यूटीन से ब्यूटीनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीनाइल। अगर ये सोचे होगे तो सही बात, नहीं सोचे होगे तो गड़बड़। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीनाइल। चलो नेक्स्ट और सोचो। C3H7, पॉज करके सोच लो इसका कैसे, जैसे अप्रोच किए वैसे अप्रोच करो यार, सोचो सही से। अरे सोचना होगा जी, नहीं तो दिक्कत है। C3H7 पहले क्या अप्रोच करेंगे? इसके बदले में एक एच डाल देंगे। तो कार्बन कितना है? 3, 2 गुना करो 6, और उससे 2 ज्यादा, तो इसका मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब अल्केन। अब इसका ओरिजिनल नाम सोच लो। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और अल्केन है तो एन, तो प्रोपेन। लेकिन इस साइड चेन ना एक एच निकला हुआ है ना, अल्केन से क्या बनता है? अल्काइल, तो प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपाइल। एक और, एक और, ठीक है। C5H7, इसका नाम क्या होगा? एकदम सेम अप्रोच करो यार, एकदम वही पैटर्न पे अप्रोच कर लो। इसके जगह पे एक आएगा, तो कार्बन 5 है, 2 गुना करो 10, उससे 2 कम, जितना कार्बन डाइहाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 कम, मतलब अल्काइन। तो अब इसका ओरिजिनल नाम, 5 कार्बन था पेंट, अल्काइन है था आइन, तो पेंटाइन। लेकिन ये पेंटाइन थोड़ा ना, तो साइड चेन है ना, तो अल्काइन का साइड चेन क्या बनता है? अल्काइनाइल। तो पेंटाइन का साइड चेन पेंटाइनाइल। क्या? पेंटाइनाइल, पेंटाइनाइल। ठीक है, इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो ये तो ऐसे समझने के लिए था, ठीक है। तो पूरा ढांचा हम लोग देख चुके हैं, स्ट्रक्चर देख चुके हैं। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। अब प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स दोनों को एक साथ करके पढ़े प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप। खूब अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।